अरे बस बस रोक दो भैया, ये ऑटो यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया, ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसा कहकर वो औरत अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए घर के अंदर जाती है और कूलर ऑन करके उसके आगे बैठ जाती है। उफ, कितनी गर्मी है बाहर। इतनी चिलचिलाती धूप में तो अंडा पानी में डालकर रख दो तो वो भी उबल कर बाहर आ जाएगा। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, ये लो तुम्हारे लिए आम का पन्ना बनाकर लाई हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा इस गर्मी से। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। अब ये बताओ इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब जवान बेटी की माँ परेशान नहीं होगी तो कौन होगा? तुम तो जानती ही हो, युक्ति अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी की चिंता भी मुझे सता रही है। बस उसी के लिए पंडित जी के कहने पर लड़का देखने गई थी, लेकिन वो तो एक नंबर का नकारा लड़का था, कुछ काम धंधा ही नहीं करता और हर वक्त बस गुटखा मुंह में दबाए बैठा हुआ था। यही हाल तो मेरा भी है, मैं खुद अपने बेटे के लिए लड़कियां देख देख कर परेशान हो गई हूँ। वैसे एक आइडिया है बहन जी, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी युक्ति से करवा दूं? वैसे भी हम कितने सालों से पड़ोसी हैं और अच्छी सहेलियां भी, और दोनों बच्चे भी बचपन से साथ में खेले हैं तो वो भी अच्छे से जानते ही हैं एक दूसरे को। और अब हमने नया घर भी ले लिया, यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही। बेटी का ससुराल ज्यादा दूर भी नहीं होगा। विचार तो अच्छा है, वैसे भी विशाल मुझे भी पसंद है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। शाम को युक्ति ऑफिस से घर आई तो घर वालों ने उसे विशाल के आए हुए रिश्ते के बारे में बताया। क्या क्या कहा मम्मी? वो बंदर, उस बंदर से मेरी शादी करवाओगे? ऐसा नहीं बोलते बेटी, वो तेरा होने वाला पति है। वो कार्टून मेरा पति। बेटा तो उसमें बुराई ही क्या है, कई सालों से जानते हैं उन्हें, हमारे अच्छे पड़ोसी रहे हैं और भले लोग हैं। विशाल भी अच्छा लड़का है और फिर मजे की बात यह है कि उनका घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। अब इतना पास ससुराल और मायका हो तो लड़की को और क्या चाहिए? जब हमारा दिल करे हम तुमसे मिलने भी आ जाया करेंगे। जो भी है, लेकिन मुझे उस बंदर से शादी नहीं करनी। अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, तुझे हमारी खुशी के लिए उस विशाल से शादी करनी पड़ेगी, और तूने उससे शादी नहीं की तो फिर हम कभी तुझसे बात नहीं करेंगे और फिर खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लियो। ऐसा तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमने उनसे हाँ कह दिया और अब लड़की मना कर रही है। दोनों माता पिता उसे इमोशनल कर देते हैं और ना चाहते हुए भी युक्ति को विशाल से शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। उधर विशाल का भी यही हाल था। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा माँ, वो तो एक नंबर की नक्चरी बंदरी है, नहीं करनी मुझे उससे शादी। उससे तो अच्छा होगा कि मैं सारी उम्र कुंवारा ही बैठा रहूं। अगर कल को कोई बेकार लड़की तेरे पल्ले पड़ गई जिसने हमें घर से निकाल दिया और हमें वृद्धाश्रम भेज दिया तो देख विशाल, अगर तूने उससे शादी नहीं की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब बेचारे क्या करते, दोनों फंस चुके थे और ना चाहते हुए भी उन दोनों को शादी करनी पड़ती है। और फिर शादी के अगले दिन, वाह बहू तू तो बड़ी जल्दी उठ गई, लगता है अपनी पहली रसोई की चिंता ने तुझे जगा दिया। अरे नहीं माँ जी, वो सारी रात उस विशाल ने सोने ही नहीं दिया, जोर जोर से खर्राटे मारता है वो, मुझे तो नींद ही नहीं आई। हाँ, वो आदत उसे अपने दादा और पापा से विरासत में मिली है। पहले ये आदत इसके दादा को थी, फिर पापा में आई और फिर इसमें। लेकिन तू फिक्र मत कर, धीरे धीरे तुझे भी इसकी आदत हो जाएगी। और बहू अपने पति का नाम नहीं लेते, उसे वो बोल। नहीं माँ जी, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा, वो क्या है ना, बचपन से उसकी वही आदत है ना। अच्छा ठीक है, ले लिया कर नाम, वैसे भी आजकल का फैशन बन गया है। अच्छा युक्ति बेटी, तू अपनी पहली रसोई में हलवा बना ले, मैं तब तक बाकी घर वालों को भी उठा देती हूँ, वो सब भी फ्रेश हो जाएंगे। जी ठीक है माँ जी, आप मुझे सामान बता दीजिए कहाँ रखा है, मैं बना दूंगी। कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश होकर टेबल पर आ जाते हैं और युक्ति भी गर्मा गर्म हलवा बना कर ले आती है। विशाल बेटा जरा अपने खर्राटों पर कंट्रोल कर, तेरे कारण बहू कल रात ठीक से सो नहीं पाई। अच्छा, तो उस नक्सली बंदरिया ने आते मेरी शिकायत लगा दी आपसे? अरे अपनी शक्ल जाकर देखो जरा, तो पता चलेगा कि असल में कौन बंदर है। तुम्हारी तो शक्ल ही बंदर जैसी है। बंदर बंदर बंदरिया। अरे बस करो, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, यूं घर को अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब सब चुपचाप से हलवा खाओ, मैं तब तक बाकी का नाश्ता भी ले आती हूँ। प्रभा देवी कुछ देर बाद चावल और करेले लेकर वहाँ आ जाती हैं। हैं? ये क्या, करेले और चावल? ये कौन खाता है माँ जी? हम खाते हैं बेटा, और अब तू भी आदत डाल ले, आखिरकार तू बहू है इस घर की। हाँ भाभी, मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन माँ के आगे भला किसकी चलती है। अब मुझे भी तो खाना ही पड़ता है क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब जैसे तैसे युक्ति को भी मन मार कर वो खाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन, विशाल तू अभी ऑफिस जा रहा है ना, तो बहू को भी मायके छोड़ता जा, आज उसकी पग फेरे की भी रस्म है। मैं नहीं ले जा रहा, इसका मायका है कितनी दूर, इसे बोलो रिक्शा से चली जाएगी। तू पागल हो गया क्या? बहू पग फेरे की रस्म के लिए रिक्शे में जाएगी? अब कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी इसकी खटारा गाड़ी में जाने से अच्छा मैं रिक्शे में ही चली जाऊँ। अच्छा मेरी गाड़ी खटारा है? और नहीं तो क्या, बस फिर क्या था, फिर दोनों में तू मैं शुरू हो गई। हे भगवान, अरे बस भी कर, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अब ना चाहते हुए भी उसे युक्ति को अपने साथ ले जाना पड़ता है
और अब दोनों एक साथ चले जाते हैं। अब विशाल अपनी मर्जी के पुराने गाने गाड़ी में चलाता है, लेकिन युक्ति को वो गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बिल्कुल अपनी तरह पुराने जमाने के गाने सुनते हो, हटाओ म्यूजिक चेंज करो। फिर युक्ति तेज म्यूजिक चला देती है। अरे बंद करो ये शोर शराबा, अगर मेरी पसंद का नहीं चलेगा तो तुम्हारी पसंद का भी नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में इतना मजा क्यों आता है? क्योंकि तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। सच्ची? अरे नहीं, जोक मारा। कैसा लगा मेरा मजाक? अब युक्ति भी हंसने लगती है। अरे वाह, मैं अपने घर आ गई। मम्मी पापा की कितनी याद आ रही थी। वैसे तुम लड़कियों में भी कितनी हिमायत होती है जो अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ता है। हाँ वो तो है। तभी युक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। तुम भी आओ ना अंदर। अभी नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शाम को आते हुए मम्मी पापा से मिल लूंगा। अच्छा ठीक है। बाकी सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन उन लोगों को ना एक बड़ी अजीब आदत है, टमाटर के साथ चावल खाने की। हैं? ये भला कैसी आदत है? भला टमाटर की चटनी के साथ कौन ही चावल खाता है, वो भी बिना दाल के। अच्छा फिर भी तू एक काम कर, तू उस चटनी की जगह हल्का सा उस चटनी को पतला कर ले और मसाला अच्छा सा बनाकर रसीले टमाटर की चटपटी खट्टी मीठी सब्जी बनाकर चावल के साथ बना लेना। देखना उन्हें खूब पसंद आएगी। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल आप मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना दो। शाम को युक्ति घर आकर अच्छे से मसाला बनाकर उसमें रसीले टमाटर की रसेदार चटपटी खट्टी मीठी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है और चावल के साथ परोसती है। बहू ये क्या है? माँ जी ये टमाटो की चटपटी रसेदार सब्जी है, एक बार खाकर तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। माँ जी खाना तो पड़ेगा, मैंने भी आपके हाथ के बने सूखे टमाटर की चटनी और चावल भी तो खाए थे, आप सब भी एक बार खाकर देखिए ना। उसके कहने पर सभी वो टमाटो की चटपटी सब्जी के साथ चावल खाने लगते हैं, जो सभी को बड़े पसंद आते हैं, यहाँ तक कि विशाल को भी। सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। भाभी ये तो माइंड ब्लोइंग बनी है। मैं क्या कह रही थी, मेरे कॉलेज में ना एनुअल फेस्ट होने वाला है, आप उसमें ये टमाटो चावल बनाकर बेचो, देखना आप एक दिन में ही छा जाओगी। क्या ननद जी ये इतने भी अच्छे नहीं बने होंगे? नहीं युक्ति, ये सच में बहुत अच्छे बने। एक बार तुम ट्राई तो करो, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसे शो तो करो। अब वो सभी उसे खूब हिम्मत देते हैं, जिसके बाद युक्ति उसके लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी ननद के कॉलेज में फेस्ट वाले दिन स्टॉल लगा लेती है। और सच में वहाँ कई तरह के स्टॉल लगे थे, लेकिन उन सब में लोगों को उसके हाथ के बने टमाटो चावल ही पसंद आते हैं। उसकी उस रोज खूब कमाई होती है, साथ ही वो दिन उसके लिए यादगार बन जाता है, क्योंकि कोई चुपके से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे उसके पास अब खूब सारे ऑनलाइन ऑर्डर भी आने लगते हैं और अब वो टमाटो चावल वाली के नाम से मशहूर हो जाती है और घर से ही टमाटो चावल की सर्विस लोगों तक पहुंचाने लगती है और खूब कमाई करती है। 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ, तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है, जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे, ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ
आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो ना जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है, गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे, तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की।